तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। ज्योतिष में श्रद्धा, आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों का मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष सतह ज्ञान सागर में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। नव वर्ष को आने के लिए अब कुछ ही समय बाकी है और सभी लोग जो हैं अपना नए वर्ष का राशिफल जानने के लिए बहुत ही अधिक उत्सुक होते हैं। उनको ही मन में ये जिज्ञासा रहती है, चलो पिछला साल जैसा चला गया, लेकिन अभी जो नया साल आने वाला है आखिर हमारे लिए कैसा रहेगा और हमें क्या शुभता मिलेगी या क्या हमें दुखों भरा जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। अक्सर जब देखते हैं जब नया साल आने लगता है तो उस समय आपको एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। होता क्या है, उस समय कैलेंडर बदलता है। नया साल आने पर तारीख बदल जाती है, ईयर बदल जाता है और जितने भी अगर आप न्यूज़ चैनल देख लीजिए, पत्र पत्रिकाएं देख लीजिए या फिर आप कोई मैगज़ीन देख लीजिए, सभी जगह पर आपको 12 राशियों के हिसाब से जो आपकी राशि बनती है उसके अनुसार से आपको जो है भविष्यफल सब बता देते हैं। और सब लोग जो है YouTube चैनल्स में देखिए, टीवी पे देखिए, हर जगह जैसे हाहाकार मच जाती है। हर जगह कहते हैं फलाना राशि को लगने वाली है लॉटरी, इस राशि को खिलने वाली है, इस राशि की खुलने वाली है किस्मत। और जनमानस तो जैसे ऐसे लगता है कि नव वर्ष में उनके लिए ही बहुत अच्छा है, ये राशि को तो बस बेड़ा पार हो गया। तो क्या लेकिन कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि जब ये इस तरह से आपको बताया जाता है और जब आप पूरे साल का एनालाइज करते हैं, क्या सचमुच में आपको वो सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं जो आपको वर्ष फल की शुरुआत में सभी ज्योतिषियों ने बताई थी? और फिर आप कहते हैं कि नहीं, ज्योतिष तो झूठा है, हमें तो वो सब चीज़ें मिली ही नहीं जो हमें बताई गई। अब होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, जो ज्योतिषी लोग हमें बातें बताते हैं उसके अनुसार ही हम अपने भाग्य की गणना करना शुरू कर देते हैं और सोचते हैं कि अच्छा लाभ और गणित का लाभ है, हानि है, इस सब का गणित बिठाने भी लग जाते हैं। किंतु ये कोई भी ध्यान नहीं देता है कि जब नए वर्ष का आगमन होता है उस समय केवल आपके भविष्य फल के बारे में जो भी बातें बताई जाती हैं नव वर्ष के द्वारा, वो सब भ्रामक होती हैं। उसमें भ्रम ज़्यादा होता है, आपको वो सब चीज़ें प्राप्त ही नहीं हो पाती हैं जो एक्चुअल में आपको प्राप्त होनी चाहिए। इसके पीछे का कारण क्या है वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। साथ ही साथ अगर आप मेरे वाइट बोर्ड देख रहे हैं या आपने थंबनेल देखा होगा, उसमें भी आपने पढ़ लिया होगा कि आखिर मुंथा क्या होती है। और वर्षफल जब भी आप गणना करते हैं या आपके वर्षफल के बारे में जब भी आपको बताया जाए राशि के अनुसार, तो आखिर उसका मैच कैसे किया जाए, आपको वो फल मिलेगा नहीं मिलेगा ये कैसे जानेंगे, मुंथा निकाली कैसे जाती है, मुंथा के शुभ या अशुभ फल क्या होते हैं, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आज मैं आपको अपने इस वीडियो में बताने वाली हूँ। साथ ही साथ वीडियो में 2 भागों में बनाऊंगी। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि मुंथा निकाली कैसे जाती है और कौन सी मुंथा का क्या फल मिलता है। तो दूसरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर वर्ष फल आपको जो मिलने वाला है वो कैसे मिलेगा और जो वर्ष फल में जो आपको बताया जा रहा है तो क्या वो मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, वो सब चीज़ें मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाली हूँ। तो मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सतह ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे अभी मैंने आपको मुंथा के बारे में बताया है, होता क्या है कि जब भी आप लोग नए साल के बाद, नया साल शुरू होने से पहले ही जिन भी ज्योतिषियों के द्वारा आपके भविष्य फल या राशि के अनुसार जो है फल कथन किया जाता है, वो फल कथन सिर्फ राशि, वो साल का फल कथन होता है, क्योंकि वो साल कैसा होगा ये उस साल के बारे में होता है, लेकिन आपकी राशियों के अकॉर्डिंग वो फल आपको प्राप्त होता ही नहीं है। आपको जो वर्ष फल का जो अगर कभी भी आप लोग अपना वर्ष फल जानना चाहते हैं तो हमेशा आपका वर्ष फल जो होता है वो नए साल के अकॉर्डिंग कभी भी कैलकुलेशन नहीं करना चाहिए। जिस दिन आपका जन्म होता है, जो आपका जन्म दिवस होता है, वही, और जिस जन्म दिवस पे आप जो हैं आगे दूसरे ईयर में शिफ्ट करने वाले होते हैं,
उसी के अनुसार आपको वर्षफल जानना चाहिए। जैसे मैं अभी 27 नवंबर को मेरा जन्म दिवस है, तो 27 नवंबर को मेरा जो है साल बदल जाएगा। मैं अभी 39 की हूँ, फिर मेरा साल 40 हो जाएगा, तब मैं 40 कंप्लीट कर लूँ, 40 में मैं चली जाऊँगी, तो 39 कंप्लीट हो गए, 40 रनिंग हो जाएगा मेरा। उस हिसाब से ही आपको जन्म दिवस के अनुसार तब मेरा साल बदल रहा है, ना कि फर्स्ट 30 जब हम 31 दिसंबर को हम जब साल का बदलना देखते हैं और उसके अनुसार फिर हम अपने ग्रहों के अनुसार जो ज्योतिषी लोग आपको बता देते हैं और फिर आप खुश हो जाते हैं कि अरे मेरे लिए अच्छा है, लेकिन बाद में वो फल नहीं मिलता। तो एक तो पहले आपको वैसे नहीं देखना चाहिए। दूसरा, अब ये कैसे देखा जाए कि आखिर ये जो आने वाला साल है और जब आपका जन्म दिवस के वक्त, जैसे अभी मान लीजिए ये 2021 चल रहा है, तो 2021 27 नवंबर 2021 को मेरा जन्म दिवस है, तो मैं जो है 40वें उम्र में आयु में प्रवेश कर जाऊँ, 40 कंप्लीट हो जाएगा, 41 में मैं प्रवेश कर जाऊँगी, तो मेरे लिए वही मेरा नया साल होगा। हालांकि जो 31 दिसंबर वाला नया साल है वो अलग हो जाता है, उससे मेरी गणना का इतना अधिक कैलकुलेशन होगा, लेकिन वो बाद में होगा। अब आते हैं कि आखिर परिवर्तन जो होता है वो कैलेंडर का होता है, ना कि आपकी आयु का परिवर्तन होता है। 31 दिसंबर को जिसका जन्म हुआ उसी की ही आयु का परिवर्तन होगा। बाकी जितने भी उससे पहले हैं, जनवरी 1 से लेकर के 31 दिसंबर तक के जितने भी लोगों के बीच का, जिसने 12 महीनों में जिनका भी जन्मदिन आया है, वो उसी के अनुसार ही अपना वर्षफल को मुंथा के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अब होता है क्या है, जब वर्षफल की कुंडली बनती है तो प्रत्येक जातक को जो है उसका उतना महत्वपूर्ण फल तो मिल ही नहीं पाता है, और जितने ज़्यादा जो है वो सोचने लगते हैं। तो चलिए अब इस कुंडली के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि आखिर मुंथा कैसे देखी जाती है, और ये मुंथा बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि इसी मुंथा के कारण ही आपकी कुंडली में साथ ही साथ आपकी जो वर्ष की कुंडली है उसी को जोड़ेंगे, तभी आपको उस साल का आपका आने वाला, जैसे मेरा अभी 27 नवंबर के बाद मैं 41 में चली जाऊंगी, तो मेरा ये 41 वाला जो पूरा ईयर है ये आखिर कैसा जाएगा वो मुझे आगे देखना होगा। तो उसके लिए कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो मैं अब आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि वर्षफल में जो कुंडली देखी जाती है उसके अंतर्गत एक मुंथा निकाली जाती है, और मुंथा राशि का बहुत ही अधिक महत्व होता है। अभी जैसे मान लीजिए अगर मैं अपना भी निकाल के दिखाती हूँ, तो मेरा भी अगर देखिए, सबसे पहले मुझे लगन देखना होता है, क्योंकि ये मैंने यहाँ पे एक चार्ट बना लिया है। चार्ट में 12 लगन हैं, 12 घर बनाए हुए हैं, तो मुझे मेरी राशि के अकॉर्डिंग जब मैं पैदा हुई थी उस समय मेरा लगन कौन सा था, तो मैं उस लगन को देखूंगी। तो उस समय मेरा जो लगन था वो मीन लगन था, ठीक है। तो मीन लगन को मैंने यहाँ रख दिया, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, तो उस समय मेरा जो है मीन लगन बन गया। अब उसके बाद जो है मुझे ये देखना है कि आखिर 27 नवंबर को जब मेरा जन्मदिन है तब मेरी जो उम्र है मैं कौन सी उम्र में प्रवेश करने जा रही हूँ। तो मैं 40वें साल में प्रवेश करने जा रही हूँ, तो मेरी आयु के वर्ष उस समय जोड़ने पड़ेंगे। तो अब मुंथा कैसे निकाली जाए उसका मैं कैलकुलेशन आपको बता रही हूँ। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेरा जो लगन है वो मीन लगन है, तो मीन लगन के लिए मुंथा अगर मुझे निकालनी है और जो मेरा जन्म दिवस है वो कैसे उसको कैलकुलेशन करना होता है। तो मैं एक काम करती हूँ, अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं जो हूँ अभी 40वें वर्ष में प्रवेश करने वाली हूँ, तो यहाँ मेरा आ गया 40। साथ ही साथ मैंने लगन देखना है, तो मेरा लगन है मीन। अब मीन देखिए कौन से वाले भाव में आ रहा है, क्योंकि ये पहले भाव में आ रहा है, यानी प्रथम घर है, तो यहाँ पे प्रथम घर को एक संख्या मिलती है, तो यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया 1। अब इसको जब मैं टोटल करूँगी तो टोटल मेरा बन जाता है 41। अब 41 बन गया, तो अब मुझे जो है, क्योंकि आपने कुंडली में देखे हैं कि टोटल मिलाकर के 12 भाव है, तो मुझे 41 को 12 से भाग देना है। तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, यहाँ आ गया 36। अब 36 मतलब ये है 11 में से मुझे 6 निकालने हैं, तो 11 में से 6 गए तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आ गया 5। तो हमारा जो शेष बचा वो बचता है 5।
तो भाग देने पर जो भी मेरा शेष आएगा वो 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो मेरी मुंथा है ये 5 हो गई। अब ये याद रखिए, शेष ही आपकी मुंथा होती है। ये वाला कैलकुलेशन सबको समझ में आ गया। अब उसके आगे का हिसाब देखेंगे। ठीक है, 2 3 4, तो मेरी मुंथा 5 हुई और मेरी 5वीं राशि कहाँ पर आ रही है वो मुझे देखनी है। तो मेरी 5वीं राशि जो पड़ रही है वो 6ष्टम भाव में हो गई है। तो इस प्रकार से मुंथा वहीं पे रखी जाती है जहाँ पर आपके पैदाइश के वक्त में जो कुंडली होती है उस कुंडली के अनुसार 5वां मुझे गिनना है। तो 12 में 1 2 3 4 5, सॉरी यहाँ गिनूंगी मैं क्योंकि मुझे 5 घर गिनने हैं। तो मेरा जो आएगा मुंथा मेरी आएगी ये वाली 5वां घर। तो 5वां घर मेरी मुंथा होगी जो बच्चों का भाव होता है, पढ़ाई लिखाई का भाव होता है, एजुकेशन का भाव होता है। तो यहाँ से मुझे ये मेरी मुंथा होगी। अब उसके बाद जो है ये आपको समझ में आ गया कि आखिर मुंथा कैसे रखी जाती है। अब आता है कि मुंथा की शुभ और अशुभ स्थितियाँ देखना बहुत ज़रूरी है। हमें कैसे पता चले कि हमारी शुभ और अशुभ स्थितियाँ क्या होती हैं। मुंथा में सबसे पहले जब भी आप अपने जन्म लगन के आपकी जो आयु है उस आयु और आपके लगन की जो भी संख्या आती है उस लगन के हिसाब से जो भी आपका लगन है, जैसे मैंने कहा मेरा मीन लगन है, हो सकता है किसी का मेष लगन हो, वृष लगन हो, तो लगन के हिसाब से ही आपको क्योंकि संख्याएं गिननी होती हैं। अच्छा, तो अब अगर यहाँ पर आ जाता है कि अगर मैंने अब देखना है कि मुंथा की स्थिति मेरी कैसी है, क्या ये वाली मुंथा मेरे लिए शुभ पड़ने वाली है या अशुभ पड़ने वाली है। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। जब भी आपका वर्ष का जो लगन फल की जो कुंडली बनाई जाती है, वर्ष ये आपकी जो लगन फल मतलब जब आप पैदा हुए थे उस समय जब लगन जो भी लगन था उसके अकॉर्डिंग जो भी आप कुंडली बनाते हैं। जैसे मेरा जो है मारवा लगन है, मीन लगन है, तो मेरा यहाँ पर आ गया। उसी अनुसार जो है आपको जब नया साल शुरू होगा उस समय नए साल का जो भी लग्न होगा उस लगन के अनुसार। अब मेरी जब से यहाँ पे देखिए कर्क राशि है, तो यहाँ पर कर्क राशि के मतलब है मेरी मुंथा कर्क राशि के अंतर्गत पड़ रही है। अब आपको वर्ष फल में देखना होगा कि आखिर कर्क राशि वर्ष फल के अनुसार कहाँ पर आ रही है। तो वर्ष फल में अगर आप देखेंगे, अगर चौथा भाव जैसे 1 2 3 4 ये वाला भाव, उसके बाद छठा वाला भाव, उसके बाद जो आता है सप्तम भाव, सप्तम के बाद आता है अष्टम भाव और अष्टम के बाद आता है 12वां भाव। ठीक है, जहाँ जहाँ पे मैंने टिक के निशान लगाए हैं, अगर आपके राशि का स्वामी वर्ष फल के राशि का स्वामी यहाँ पर चौथे भाव में, छठे भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में या 12वें भाव में, खर्चे के भाव में आता है, तो अब ये वाला जो है आपके लिए अशुभ मुंथा होती है, हानिकारक मुंथा कहलाती है। यहाँ पे किसी न किसी कारण जो है आपको हानि ही हानि प्राप्त होने वाली है। तो यानी आपका वो जो साल है वो उतना अच्छा नहीं जाने वाला है। तो यानी अगर ज्योतिषों के द्वारा अगर आपको बताइए जाए, जैसे मेरी जो है तुला राशि है, तो तुला के अनुसार अगर मुझे ये बता दिया जाए यस तुला के तो वाने न्यारे हैं, लेकिन अगर मेरी मुंथा ही यहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई, तो जो मुझे वारे न्यारे जो शुभता बताई गई है वो मुझे मिलेगी ही नहीं। ये चीज़ का ध्यान रखिए। सेकंड, अगर आपकी मुंथा जो है ऐसी जगह पर आती है जहाँ पर राहु और केतु युक्त हों। अब मान लीजिए जैसे अभी जो है राहु और केतु जो है वृष राशि में चल रहे हैं, तो वृष राशि में जो है राहु है वो उच्च के हैं और केतु जो है आपके वृश्चिक में चल रहे हैं तो केतु उच्च के हैं। तो अगर मान लीजिए यही मेरी मुंथा वृष ये वाला 4 नंबर अगर ये यहाँ पर होता, वृष राशि में अगर मेरी मुंथा आ जाती, अगर मेरी मुंथा 2 नंबर की होती, तब मेरे लिए यह अशुभ फलदायक कहलाने वाली थी। लेकिन सिर्फ उच्च राशि में होने पर एक फ़ायदा ये ज़रूर होता है कि जब भी ग्रह उच्च होते हैं, बली होते हैं, तो वो उतना अशुभता भरा फल नहीं देते हैं। और साथ ही साथ आपको अपनी कुंडली में भी देखना है कि आपका वो वाला जो ग्रह है कौन से भाव में बैठा है। अगर वो ग्रह शुभ भाव में बैठा है तो यकीन मानिए आपको शुभ फल ही देके जाएगा, लेकिन अशुभ भाव में बैठा है और ऊपर से राहु केतु अगर आपके इस हिसाब से आ जाते हैं तब आपको और अधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तब यहाँ पर जो है, और ख़ासकर मान लीजिए राहु केतु किसी और संख्या में होते, सपोज मेष का राहु हो जाता और यहाँ पर जो है तुला का केतु हो जाता, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाती।
उस समय जो है परिस्थितियां बदल जाती हैं। कुंडली में कितना भी अच्छा योग बताया जाएगा वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी जो आयु के अनुसार आपका जो वर्षफल बन रहा है उसमें वो शुभता नहीं दिखाई दे रही है। उसके बाद अब आता है मुंतेश के बारे में कि आखिर ये मुंतेश होता है क्या है, क्योंकि मुंतेश के द्वारा ही आप अपने आने वाले वर्ष की सही गणना कर सकते हैं। तो मैं अगर अपने नए वर्ष की गणना करने लगूंगी तो मैं ना तो 31 दिसंबर का इंतज़ार करूंगी, ना ही मैं चैत्र मास के महीने में जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो मेरा जो हिंदुओं का नव वर्ष माना जाता है उसका भी मैं इंतज़ार नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा तो नया साल जो शुरू हुआ है 27 नवंबर के दिन शुरू होगा, वही मेरा पैदाइश का दिन है। तो उस समय जब है आपको उस समय की जो वर्ष का जो कुंडली बनाई जाती है, उस समय जो कुंडली बनेगी उस समय मुंता की राशि का जो भी स्वामी होता है, जैसे मेरे जो राशि का स्वामी कौन हुआ, कर्क हो गया, तो कर्क ही मेरा मुंतेश कहलाएगा, यही मेरी राशि का स्वामी है। और मुंतेश अगर जैसे मैंने कहा है चौथे स्थान में, पाँचवें छठे स्थान में, सप्तम में, अष्टम में और 12वें स्थान या 12वें भाव में आ जाता है, या ये यहाँ पर यही मान लीजिए ये कर्क राशि है, ये कर्क राशि मान लीजिए, वैसे तो चंद्रमा की राशि, चंद्रमा कभी अस्त नहीं होता है, लेकिन फिर भी मान लीजिए कर्क राशि अस्त हो जाती है, कर्क राशि वक्री हो जाती है, क्योंकि चंद्रमा कभी ना तो वक्री होता है ना अस्त होता है, ये ध्यान दीजिए। तो मान के चलिए कि अगर मान लीजिए मेरा जो अगर ये है यहाँ पर कर्क राशि आ जाती, कर्क राशि में अगर ये राशि अस्त हो जाता है चंद्रमा, या फिर जो है वक्री हो जाता है, या पाप ग्रहों से दृष्ट हो जाता है, तब भी मुझे अशुभ फल ही प्राप्त होगा। और साथ ही साथ जब मेरा जो मुंतेश है, जो कर्क राशि मेरी मुंतेश है, मुंतेश ही मेरा स्वामी है, तो उस समय जो वर्ष लगन में जो आपको देखना पड़ेगा कि आखिर वो जो कर्क राशि है कहीं बुरे भावों में नहीं आ रही है, त्रिक भागों में नहीं आ रही है। अगर मान लीजिए अष्टमेश में ये कर्क राशि मेरे वर्ष फल के अनुसार जब आपका 31 दिसंबर के अनुसार जो आपका वर्ष फल बनेगा उसके अनुसार अगर मेरे अष्टमेश में आकर के ये पड़ेगी तो मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा विशेष हानिकारक हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे मृत्यु तुल्य, ये मृत्यु का भाव है, कष्टों का भाव है, दुखों का भाव है, गुप्त का भाव है, इवन गुप्त लाभ का भी भाव है, गुप्त ज्ञान का भी भाव है, लेकिन मुझे यहाँ पर जो है ज़्यादातर हानि ही प्राप्त होगी, ये ध्यान रखिए। उसके बाद एक पॉइंट और मैं आपको समझाने वाली हूँ। वर्ष फल की जो कुंडली होती है उस समय, और ख़ासकर आपके जन्म का जो लग्नेश की जो स्थिति होती है, उन दोनों को भी आपको देखना जो बहुत ज़रूरी होता है। जन्म कुंडली में यदि आपकी जो जन्म कुंडली है और साथ ही साथ आपकी जो वर्ष की कुंडली है, उन दोनों में ही, अभी मेरा जो लगन है जैसे मीन है, तो वर्ष फल की कुंडली में मीन जो लगन हो, मीन राशि को देखूंगी, यहाँ पर भी मैं उसी राशि को देखूंगी। अगर मेरा लग्नेश वहाँ पर भी निर्बल होता है, कमज़ोर होता है, और यहाँ पर भी कारण किसी न किसी कारण से अगर निर्बल हो जाता है, मान लीजिए मेरी राशि का स्वामी कौन होता है, मीन राशि का स्वामी हो गया शुक्र, और शुक्र जो है वहाँ पर जो है शुक्र जो है अष्टम भाव में आकर के बैठ गया है, अगर मेरा शुक्र या फिर त्रिक भावों में बैठ गया, 12वें भाव में बैठ गया, छठे भाव में आके बैठ गया, तो यहाँ पर जाकर के जो है मेरा लग्नेश कमज़ोर हो जाएगा, और जिसके कारण अगर लग्नेश के साथ साथ वहाँ पे अगर सूर्य भी आ जाता है लग्नेश उसके साथ, या सूर्य की या क्रूर भावों की लग्नेश के ऊपर दृष्टि पड़ने लगती है, तब भी उस वर्ष फल में मुझे मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होगा ही होगा, ये भी ध्यान रखिए। उसके बाद यदि आपका जो मुंतेश है उसकी कुंडली में अगर आपका मुंतेश अष्ट हो जाता है, अष्ट के साथ साथ या तो वो क्रूर ग्रहों के द्वारा, जैसे शनि क्रूर ग्रह हो गया, मंगल क्रूर ग्रह हो गया, या फिर राहु केतु के द्वारा अगर मेरा लग्नेश देखा जाता है, दृष्टि पड़ती है, क्रूर दृष्टि पड़ती है, तब भी जा कर के मेरा जो वो वर्ष फल का जो मुंतेश है वहाँ पर मुझे हानि ही हानि प्राप्त होगी। लेकिन वहीं पर अगर शुभ ग्रहों का दृष्टि पड़ती है तो मुझे उतना बुरा फल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर देख लीजिए शनि के द्वारा अगर दृष्टि पड़ती है या फिर मेरा वो ग्रह ही अस्त हो जाता है, तो उस वर्ष में जो मेरा
जो पूरा साल जाने वाला है बहुत ही ज़्यादा कष्टों भरा होगा, बहुत ज़्यादा मुझे हानि ही हानि प्राप्त होगी, मुझे मानसिक कष्ट बहुत ज़्यादा होगा, भयंकर कोई रोग हो सकता है जो लंबा खींचने वाला रहेगा, या फिर जो है एक तरह से कई लोगों का दिवाला तक निकल जाता है। तो उस प्रकार की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है, इसीलिए मुंथा का बहुत अधिक महत्व होता है। उसके बाद आ जाता है, अगर आप वर्ष फल को देखना चाहते हैं तो वर्ष फल में यदि आपका जो लगन है, जो जन्म का लगन है, जैसे मेरा जन्म का लगन जो है वो मीन राशि है, या जन्म राशि जो मेरी अपनी जो राशि है वो वर्ष फल के अकॉर्डिंग अष्टम भाव में अगर आ रही है, तब भी उस समय मुझे बहुत अधिक कष्ट होगा ही होगा। क्योंकि अगर इस हिसाब से देखेंगे, जैसे मैंने कहा कि मेरी जो राशि है वो तुला राशि है, तो तुला राशि जो है अष्टम भाव में पड़ रही है। तो अष्टम भाव में पड़ने क्यों, लेकिन एक चीज़ का ये भी ध्यान रखिए, जो लग्नेश होता है, लग्नेश को कभी भी अष्टमेश का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। लग्नेश सर्वदा शुभ होता है, क्योंकि चंद्रमा से भी लगन कुंडली बनती है, सूर्य से भी लगन कुंडली बनती है, और आप 12 राशियों के अनुसार जो भी राशि आपके लगन में बैठी हो तब भी आपकी जन्म कुंडली की यही लगन, तब ये 12 राशियों के अनुसार मेरा मीन लगन बैठ रहा है, तो मेरी जो राशि के अनुसार तो लगन जो है ये मेरा शुभ बनेगा। चंद्रमा मेरा सप्तम भाव में आ गया, अष्टम भाव में आ गया है, लेकिन क्योंकि ये लग्नेश होता है इसीलिए ये शुभ रहेगा। तो इसीलिए अगर मैं यहाँ पर देखूँगी तो मुझे भीषण कष्ट प्राप्त नहीं होगा। लेकिन क्योंकि अगर ये मेरी राशि नहीं होती, यहाँ पर मेरी ये शुक्र मेरी राशि नहीं होती, यहाँ पर अगर वृश्चिक आ जाता यहाँ पर, और ये वृश्चिक ही लग्नेश होता मेरा, तब मुझे बहुत अधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता। लेकिन ये आपको उस जो नया साल की जो कुंडली होगी उसके अनुसार आपको गणना करनी पड़ेगी। लास्ट एक चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है देखना, वो होता है वर्ष फल में आखिर आपके चंद्रमा की स्थिति कहाँ पर है। आपके लगन फल में नहीं, नए साल का जो आपने कुंडली बनाई है उसमें आपकी चंद्रमा की स्थिति भी देखनी पड़ेगी। वर्ष फल में अगर जो आपका चंद्रमा है पहले भाव में हो, साथ ही साथ छठे भाव में अगर आ जाता है, सप्तम भाव में आता है, अष्टम भाव में आता है, या 12वें भाव में चंद्रमा की स्थिति आ जाती है, जैसे अगर मेरा अभी जैसे मैंने कहा कि मेरा जैसे तुला राशि है, तो वर्ष फल में तुला राशि अगर इन भावों में आ जाएगी और उसके ऊपर जो है बुरे ग्रहों का भी अगर उसके ऊपर फल पड़ रहा होगा, तो मेरे लिए आने वाला ये जो नया साल 2022 होगा ये बहुत ही कष्टमयकारी रहने वाला है, अनिष्ट होने वाला है। यहाँ पे शास्त्रों में तो यहाँ तक भी कहा गया है कि अगर इस तरह की स्थिति हो तो व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट भी प्राप्त होते हैं, इवन मृत्यु तक की संभावना हो सकती है, या कोई ऐसा रोग लग जाता है कि वो लाइलाज जैसा हो जाता है। तो ये सब चीज़ें भी, लेकिन ये आपको देखना पड़ेगा कि आखिर उस वर्ष फल की जो कुंडली है वहाँ पर आपका चंद्रमा कौन से भाव में आकर बैठा है। फिर आता है यदि वर्ष फल में चंद्रमा में जो है मंगल के साथ दृष्ट है या मंगल के साथ बैठा हुआ है, तो मंगल अग्नि का कारक है, चंद्रमा ठंडा होता है। तो मुझे क्योंकि मेरा जो चंद्रमा है वो गर्मी के कारण जल चुका है, जिसके कारण मुझे अग्नि उस साल अग्नि से भय बहुत होगा ही होगा। तो मुझे वो पूरा साल अपना जो है अग्नि से अपने आप को बचा के रखना है। अग्नि से संबंधित जो भी, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी वाली कोई चीज़ें हैं, गैस या रसोई का खाना है, या किसी भी प्रकार से अगर अग्नि का प्रयोग होता है उससे मुझे बहुत अधिक सावधान रहने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे, वहीं पर मेरा चंद्रमा अगर राहु और केतु के साथ दृष्ट हो जाता है, या राहु और केतु के साथ भी अगर आकर के मेरा चंद्रमा या राहु के साथ बैठ गया या केतु के साथ बैठ गया, उस समय मुझे मेरे शत्रुओं के द्वारा बहुत अधिक मुझे प्रताड़ित किया जाएगा, जगह जगह मुझे परेशान किया जाएगा, मेरे शत्रु बहुत अधिक बन जाएंगे। साथ ही साथ अगर वहाँ पे मेरा चंद्रमा सूर्य के साथ आकर के बैठ जाता है तो भी मुझे आर्थिक हानि बहुत अधिक ही उठानी पड़ेगी, पैसों की बहुत दिक्कत हो जाएगी, जिसके कारण जो है मुझे पाई के लिए भी मोहताज होना पड़ सकता है या उस जातक को होना पड़ सकता है। लेकिन सबसे सही बात यह है कि यदि वर्ष फल की जो कुंडली में आपका चंद्रमा शुभ ग्रहों के साथ हो, शुभ ग्रह में जैसे गुरु सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं, शुक्र सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं, इवन
चंद्रमा जो है आपका शुक्ल पक्ष का होना चाहिए, तब भी आपके लिए चंद्रमा शुभ रहेगा। और साथ ही साथ ये दो जो ग्रह हैं, हालांकि चंद्रमा और बुध की युक्ति जब होती है आपस में वो शुभ नहीं मानी जाती है, ये दोनों शत्रु हैं। तो सिर्फ ये दो ग्रह ही हैं, एक तो चंद्रमा आपका शुक्ल पक्ष का होगा तो आपके लिए सही है, लेकिन चंद्रमा के साथ अगर गुरु या शुक्र में से दोनों की ही में से कोई भी एक ग्रह की युक्ति हो जाती है या दृष्टि के कारण भी युक्ति बनती है या एक ही भाव में दोनों बैठते हैं, तो वहाँ पर अगर उस साल आपको कहीं अशुभता के चांसेस दिखाई दे रहे हैं तो वो बहुत अधिक कम हो जाएगी, या फिर वहाँ पर आपको जो है शुभता बहुत अधिक प्रभावित होगी। तो ये सब चीज़ें मुंथा में अवश्य देखनी चाहिए। और मुंथा में जैसे मैंने आपको कहा है कि आपकी मुंथा जो है तीसरे भाव की, छठे भाव की, 7वें, 8वें और 12वें भाव की मुंथा जो है हमेशा दुखदायी ही होती है, परेशान वाली ही होती है। लेकिन ग्रहों में भी बहुत अधिक फेरबदल होने के कारण ज़रूरी नहीं है जो ये परेशानी वाली जो मुंथाएँ अगर आपकी निकल के आ जाती हैं, जैसे मैंने आपको कहा है कि कौन कौन सी जो मुंथा होती है वो बहुत अधिक, अगर आपका राशि का जो शेष निकलता है तो शेष राशि में अगर आपको, जैसे मैंने कहा था पहले मैंने आपको बताई थी कि जो 4 नंबर है, 6 नंबर है, 5 नंबर है, 4 नंबर है, 6 नंबर है, 7 नंबर है, 8 नंबर और 12 नंबर, ये जो होंगे ये अगर मुंथा की, अगर ये वाले अगर आपको जो आपकी राशियों में अगर ये जगह पर मुंथा बैठी होगी तो आपको मुश्किलों का सामना करना ही पड़ेगा। तो आशा करती हूँ कि मैंने ये जो समझाया है आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में मैं 2 राशियों में कंपैरिजन करके 2 कुंडलियों में कंपैरिजन करके बताऊंगी कि ये जो है किसी एक व्यक्ति की, जैसे मेरी जन्म कुंडली के अनुसार मैंने आपको समझाया, अब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली और साथ में नव वर्ष की कुंडली के द्वारा हम कैलकुलेट करेंगे कि आखिर मुंथा का प्रभाव उस व्यक्ति के लिए कैसा रहने वाला है। इसीलिए हमेशा जब भी आपका जन्मदिन होता है आप अपनी मुंथा का ज्ञान जरूर करिए और उसी के अकॉर्डिंग जो अपने ग्रहों की कैलकुलेशन करिए, तभी जा कर के आपको वो फल प्राप्त होंगे ही होंगे। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।